हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पाठ्या के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, जिसे 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये लॉ है क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है। देखिए, डील्स विद शिफ्टिंग अलीजेंस फ्रॉम द पार्टीज दे सपोर्टेड एट द टाइम ऑफ इलेक्शन एंड द पार्टीज दे सपोर्ट आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि किसी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के टिकट से जो है जनरल इलेक्शन उसने कंटेस्ट किया और उन्होंने पार्टी के लिए कैंपेन भी किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस की टिकट पर जो है वो ऑलरेडी उन्होंने एमपी की सीट जो है हासिल की, यानी कि इलेक्शंस जीतकर वो लोकसभा में आ गए। लेकिन लोकसभा में आने के बाद वो अपनी अलीजेंस जो है वो शिफ्ट करते हैं, यानी कि वो पार्टी जो है वो जंप करते हैं। मान लेते हैं कि बीजेपी है या फिर समाजवादी पार्टी है, शिवसेना है या कोई भी दूसरी अदर पार्टी, वो यहाँ से जो है वहाँ पर शिफ्ट होते हैं। इस शिफ्ट को जो है, इस शिफ्टिंग अलीजेंस को जो है डिफेक्शन कहते हैं। यानी कि एक लेजिस्लेचर, चाहे वो एमपी हो, लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो या फिर किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के क्यों ना हो, एक पार्टी से दूसरी पार्टी को अपनी अलीजेंस शिफ्ट करना, उसे डिफेक्शन कहते हैं। The 52nd Constitutional Amendment Act of 1985 provided for the disqualification of the members of parliament and state legislature on the ground of defection from one political party to another। ये बहुत ही बड़ा थ्रेट है, क्योंकि मान लेते हैं कि इलेक्शन के पहले जो है आप किसी एक पार्टी के नाम से जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद आपको किसी दूसरी पार्टी ने मिनिस्टर का पोस्ट दे दिया या फिर कोई इन्फ्लुएंशियल पोजीशन देने का आपको प्रॉमिस किया, तो आप तो वहाँ पर जा सकते हैं। या फिर हॉर्स ट्रेडिंग, पैसों के लिए आप अपने खुद की पार्टी की सरकार गिराने की भी कोशिश आप कर सकते हैं, भले ही वो अपोजिशन और पोजीशन के बीच की लड़ाई क्यों ना हो। तो इस तरीके से ये डिफेक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही बड़ा थ्रेट होते हैं गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के लिए। तो राजीव गांधी जी की सरकार थी, तो उन्होंने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया था 1985 में, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। It actually added a new schedule to the Constitution of India, that is the 10th schedule. This act is also often referred as anti-defection law। तो ये डिफेक्शन को रोकने की कोशिश करता है, इसीलिए इसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। This act was further amended with the 91st Constitutional Amendment Act of 2003। हम इसके बारे में आगे के स्लाइड्स में बात करेंगे कि क्यों उस वक्त अमेंड किया गया था। प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, आइए जानते हैं कि इस एक्ट के प्रोविजंस क्या हैं। सबसे पहला तो डिस्क्वालिफिकेशन। तो मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो खासकर हैं, उन्हें किस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहला, मेंबर बिलोंगिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करने वाले मेंबर अगर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में शिफ्ट होते हैं तो उनका क्या। A member of a house belonging to any political party becomes disqualified for being a member of the house if he voluntarily gives up his membership of such political party। यानी कि वॉलेंटरीली अगर वो अपना मेंबरशिप जो है वो दे देते हैं। मान लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी की टिकट से जो है वो जीत जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो वॉलेंटरली मेंबरशिप को जो है रिजाइन करते हैं। इसका मतलब कि ही विल स्टैंड डिफेक्टेड। अब यहाँ पर जो है ही विल बी डिस्क्वालीफाइड एज बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस, क्योंकि वॉलेंटरली उन्होंने जो है अपने पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप दे दी है। If he votes or abstains from voting in such a house contrary to any direction issued by his political party without obtaining prior permission of such party and such act has not been condoned by the party within 15 days। मान लेते हैं कि जो ऑफिशियल विप होते हैं, एक ऑफिस होता है विप जो कि डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं अपने पूरे इलेक्टेड कैंडिडेट्स के हाउस पर। तो मान लेते हैं कि किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के विप ने एक विप जारी किया हुआ है, एक ऑर्डर जारी किया हुआ है कि हाउस के फ्लोर पर जब कोई डिस्कशन होगा तो हम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव स्टैंड लेंगे, कोई बिल आएगी तो हम उससे सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे। तो एक यूनिफॉर्मिटी होने के लिए जो है एक विप जारी किया जा सकता है। अगर आप उस विप को डिसओबे करते हैं तब भी जो है यू विल बी स्टैंड डिस्क्वालीफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ हाउस। लेकिन चाहिए कि अगर आप किसी पॉलिसी के, किसी स्कीम के खिलाफ आने, यानी कि आपके पार्टी के खिलाफ आप जाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप प्रायर परमिशन लें अपनी पार्टी का कि आप वहाँ से अब्सटेन करें, यानी कि आप उस इशू पर वोट ना दें या फिर उस इशू पर जो है आप बात ना करें। तो इस तरीके से आपको प्रायर परमिशन लेनी चाहिए, और अगर पार्टी आपको प्रायर परमिशन दे तो यू कैन अब्सटेन फ्रॉम दैट। लेकिन अगर प्रायर परमिशन आपको नहीं मिली है, अगर आप पार्टी के खिलाफ, पार्टी के विप के खिलाफ जा रहे हैं, तो इवन इन दैट केस यू विल स्टैंड डिस्क्वालीफाइड टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। You will no more be a member of parliament or member of legislative assembly। इंडिपेंडेंट मेंबर्स का क्या, भी हमने देखा जो मेंबर्स बिलोंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन कई इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी इलेक्शंस जीतते हैं, उनके बारे में क्या। एन इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द हाउस इलेक्टेड विदाउट बीइंग सेट अप एज अ कैंडिडेट बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी बिकम्स डिस्क्वालीफाइड टू रिमेन अ मेंबर ऑफ द हाउस इफ ही जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर सच इलेक्शन।
इलेक्शन के पहले तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, इलेक्शन के बाद इमीडिएटली मान लेते हैं कि किसी रूलिंग पार्टी की जो उन्होंने गवर्नमेंट ज्वाइन की, तो यहाँ पर तो डिफेक्शन ही है। तो इस तरीके से ही विल ऑटोमेटिकली स्टैंड टू बी डिफेक्टेड एंड ही विल बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एनीमोर। यानी कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट थे इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद सदन में जाने के बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप नहीं ले सकते, अगर लेंगे तो ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। नॉमिनेटेड मेंबर्स, राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, इवन लोकसभा में भी हम देखते हैं कि एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट किए जाते हैं। तो उनके बारे में क्या? A nominated member of the House becomes disqualified for being a member of the House if he joins any political party after the expiry of 6 months from the date of which he takes his seat in the House. This means that he may join any political party within 6 months of taking his seat in the House without inviting this disqualification। यानी कि कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, राज्यसभा का है, लोकसभा का है या फिर स्टेट असेंबली का है, तो विदिन 6 मंथ्स चाहिए कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबरशिप ले, अगर वो लेना चाहता है। अगर नहीं लेना चाहता है तो कोई बात नहीं, एज अ नॉमिनेटेड मेंबर वो हमेशा के लिए कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर लेना चाहता है तो विदिन 6 मंथ्स लेना बहुत ज़रूरी है। 6 मंथ्स के बाद अगर वो पॉलिटिकल पार्टी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबरशिप लेंगे तो ही विल स्टैंड डिस्क्वालिफाइड। एक्सेप्शन, तो इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए चंद एक्सेप्शंस भी रखे गए हैं। हर बार जो है आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, तो चंद एक्सेप्शंस क्या हैं। इफ अ मेंबर गोस आउट ऑफ हिज पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर ऑफ द पार्टी विद अनदर पार्टी, यानी कि एक पार्टी को दूसरी पार्टी में मर्ज किया जा रहा है। अ मर्जर टेक्स प्लेस व्हेन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी हैव अग्रीड टू सच मेंबर्स। मान लेते हैं कि 10 मेंबर्स हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्टेड मेंबर्स, इसमें से अगर 2/3 मेंबर्स यानी कि अबव 6 पीपल, मान लेते हैं कि 7 या 8 मेंबर्स जो है वो रेडी हैं किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होने के लिए, तो उसे मर्जर कहा जाएगा। तो ऐसे एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स में या फिर ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में उसे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक पार्टी के मेंबर्स जो है वो दूसरी पार्टी में मर्ज होने जा रहे हैं। मेजॉरिटी है, यानी कि 2/3 जो है वो मेजॉरिटी जितना भी हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी 10 लिया है, मान लेते हैं कि आपके पास 100 है, तो इन दिस केस अबव 60 मेंबर्स या फिर 70-80 मेंबर्स अगर एक ही बार डिसाइड करते हैं कि किसी दूसरी पार्टी में जाना है तो उसे मर्जर कहा जाएगा। तो यहाँ पर एक्सेप्शन है कि कैंडिडेट को निकाल नहीं दिया जाएगा, ही विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। If a member after being elected as a presiding officer of the House voluntarily gives up the membership of his party or rejoins it after he ceases to hold the office, स्पीकर है, तो स्पीकर जो है वो बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनली हाईली रिस्पेक्टेबल एक पोजीशन है, नॉन पार्टीसन होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में जो स्पीकर के लिए इलेक्ट होते हैं चाहिए कि वो अपना मेंबरशिप जो है पॉलिटिकल पार्टी का उसे रिज़ाइन करे, लेकिन बाद में अपना जब कार्यकाल वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि स्पीकर के पोस्ट से जब वो निकल जाते हैं या फिर वो रिज़ाइन करते हैं या फिर उनका टर्म हो जाता है, तो वापस से वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबरशिप ले सकते हैं। तो ये 2 केसेस हैं जब डिफिक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होगा। Earlier, there was an exemption in case of split by 1/3 members deleted by 91st Constitutional Amendment Act 2003। पहले, अब जैसा कि अभी हमने कहा कि 2003 में इसे अमेंड किया गया था, तो पहले एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविजन दिया गया था कि अगर स्प्लिट हो 1/3 मेंबर्स, अभी जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि 10 मेंबर्स हैं आपके इलेक्टेड पार्टी के, अगर इसमें से 1/3 यानी कि अबव 3 मेंबर्स या फिर 3 मेंबर्स स्प्लिट हो जाते हैं, कोई भी इंडिफरेंस की वजह से वो हट जाते हैं, किसी दूसरी पार्टी में मिलने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर डिफिक्शन नहीं माना जाएगा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी 2003 में, तो उन्होंने इस एग्जाम्पशन को यानी कि स्प्लिट बाय 1/3 मेंबर्स को जो है उसे डिलीट करवा दिया था। तो एज ऑफ नाउ देयर आर ओनली 2 एग्जाम्पशन, दैट इज मर्जर बाय 2/3 मेजॉरिटी एंड सेकंड वन इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर voluntarily giving up membership of his party and rejoins it once he ceases to hold that office। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी एंटी डिफिक्शन लॉ के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पाठ्या।